नए मुख्य चुनाव आयुक्त पर बैठक। मोदी के फैसले से विपक्ष में हड़कंप। कौन होंगे नए मुख्य चुनाव आयुक्त? राहुल गांधी को लगा तगड़ा झटका। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। 2024 लोकसभा चुनाव को देश के चुनाव आयोग ने जिस तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निपटाया, उसकी तारीफ पूरी दुनिया ने की। इस बीच अब देश को नए इलेक्शन कमिश्नर मिलने जा रहे हैं, जिसको लेकर पीएम मोदी ने सबको चौंका दिया है। दरअसल कानून मंत्रालय की तरफ से नए मुख्य चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन के लिए 17 फरवरी 2025 को 3 सदस्यीय कमेटी की बैठक बुलाई गई है। पीएम मोदी, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सिलेक्शन कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। मौजूदा सीईसी राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी को खत्म हो रहा है। 2022 में चुनाव आयुक्त बने थे राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को ये पद जो था वो साल 2022 में मिला था। उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग ने 2024 में लोकसभा चुनाव के अलावा कई राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए, जिसमें जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड और इस साल हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव भी शामिल हैं। आपको बता दें कि 18 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के रिटायर होने से पहले पैनल एक बैठक करेगा और एक नाम को आखिरी रूप या अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसके बाद इसे राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए भेजा जाएगा और उसी आधार पर अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। परंपराओं के मुताबिक पिछले 1 साल से नया कानून लागू होने से पूर्व सबसे सीनियर चुनाव आयुक्त को यहां पर पदधारी के रिटायर होने के बाद सीएसी के रूप में प्रमोशन कर दिया गया था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दूसरे निर्वाचन आयुक्त, जिनमें नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यालय की जो अवधि है वो शामिल है, उस अधिनियम के तहत 2023 के प्रावधानों को पहली बार सीईसी की नियुक्ति के लिए लागू किया जा रहा है। राजीव कुमार को मई 2022 में मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था। उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग ने पूरे यहाँ पर ईमानदारी से और पारदर्शी तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव को सफलतापूर्वक कराया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो 1 दशक से ज्यादा वक्त के बाद वहां पर चुनाव हुए, वो भी पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव यहाँ पर राजीव कुमार के नेतृत्व में ही कराया गया। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद लाया गया अधिनियम। मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्त, जिनमें अधिनियम 2023 की धारा 5 के मुताबिक इस पद के लिए उम्मीदवार मौजूदा या पूर्व सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। यह अधिनियम सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद लाया गया, जिसमें 2015 से 2022 के बीच चुनाव आयुक्त को चुनने में केंद्र की खास शक्तियों को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनाया गया कानून। कोर्ट ने कहा था कि संविधान निर्माताओं को कभी ये इरादा उनका नहीं था कि कार्यपालिका को खास नियुक्ति की पावर दी जाए। मार्च 2023 में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक कमेटी की सलाह पर की जाएगी। ये व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक संसद नियुक्तियों के लिए कानून नहीं बना देती। केंद्र सरकार ने आखिरकार दिसंबर 2023 में एक कानून बनाया, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति शॉर्ट लिस्ट पैनल और सिलेक्शन कमेटी के जरिए करना लाजमी बना दिया। हालांकि सीजेआई को सिलेक्शन कमेटी के सदस्य के तौर पर हटा दिया गया। इस नए प्रावधान के मुताबिक 2 चुनाव आयुक्तों, जिसमें कुमार और संधू, की नियुक्ति की गई और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो इस अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं, विशेषकर मुख्य न्यायाधीश को इससे बाहर रखने के मामले पर भी विचार करेगा। उसके बाद इस मामले में यहाँ पर विपक्ष ने भी कई सवाल उठाए थे, लेकिन अब इसी अधिनियम के तहत नए मुख्य चुनाव आयुक्त का सिलेक्शन होगा। राजीव कुमार ने बताया था रिटायरमेंट प्लान। लोकसभा चुनाव के बाद इस साल महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और दिल्ली में विधानसभा चुनाव कराए गए। साल 2023 में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की देखरेख में कर्नाटक, तेलंगाना और मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी चुनाव हुए थे। जनवरी 2025 में दिल्ली चुनावों की तारीखों की घोषणा करते हुए राजीव कुमार ने अपने रिटायरमेंट का प्लान भी बताया था। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा था कि 13-14 सालों से काम के चलते उन्हें वक्त नहीं मिल पाया। अब वो रिटायर होने के बाद 4 से 5 महीनों के लिए हिमालय में जाएंगे और वहां एकांत में मेडिटेशन करेंगे। लेकिन राजीव कुमार को लेकर विपक्ष कई बार सवाल भी उठा चुका है। अभी हाल ही में देश के सबसे ताकतवर विपक्ष के 3 नेताओं का ईवीएम पर विचार सुनकर कोई भी शख्स यही कहेगा कि भारत में लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के मौके पर मुंबई के शिवाजी पार्क में हुई सभा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष
और कांग्रेस के मौजूदा सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि राजा की आत्मा ईवीएम, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स में है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 2017 में कहा था कि मैं आईआईटी से पढ़ा इंजीनियर हूं और मैं ईवीएम से छेड़छाड़ के 10 तरीके बता सकता हूं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था, अगर मैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री भी बन जाऊं तो मैं ईवीएम पर भरोसा नहीं करूंगा। ये तब है जब सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और विपक्ष के कई नेता लगातार ईवीएम पर अपना भरोसा जता रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम ने भी ईवीएम पर पूरा भरोसा जताया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भी ईवीएम को दोषी ठहराने के बजाय विपक्ष को जनता के बीच काम करने की सलाह दे चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष के कुछ गिनती भर नेता हैं जो लगातार ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठाते रहे। चुनाव आयोग भी लगातार तर्क पर तर्क देता रहा, लेकिन विपक्ष हार खा ठीकरा ईवीएम के माथे ही फोड़ता रहा। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए विस्तार से ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों का भी जवाब दिया था। 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार सिर्फ 10 मिनट दिल्ली चुनावों पर भी बोले और बाकी वक्त करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक वो ईवीएम, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, खास वर्ग के वोटर्स का नाम ना हटाने जैसे विपक्ष के आरोपों का जवाब ही देते रहे। उम्मीद की जानी चाहिए थी कि अब ईवीएम पर सवाल नहीं उठेंगे। राजीव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी तक किसी राजनीतिक दल की तरफ से उनकी बातों के खिलाफ आवाज भी नहीं उठी। मतलब यही निकाला जा सकता है कि सभी दल उनकी बातों से सहमत हैं। ईवीएम में गड़बड़ी कैसे हो सकती है? चुनाव आयोग के बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी कोई राजनीतिक दल ये बताने नहीं पहुंचा कि कैसे ईवीएम को हैक किया जाता है। बस चुनाव हारने पर ही हाहाकार मचता रहा। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने लगातार ईवीएम पर वार किया। सीईसी राजीव कुमार कहते रहे कि चुनाव की तारीख से 7-8 दिन पहले एजेंट के सामने सिंबल डाले जाते हैं, मॉक पोल की छूट होती है, बैटरी उसी दिन डाली जाती है और उसी दिन सील होती है। ईवीएम को एजेंट के सामने सील लगाई जाती है, पोलिंग डे पर सील तोड़ी जाती है। पोलिंग स्टेशन पर सबसे पहले सीरियल नंबर चेक कराए जाते हैं, एजेंट मौजूद रहते हैं और मॉक पोल होता है। पोलिंग एजेंट आने जाने वालों का हिसाब रखता है। पोलिंग खत्म होने के बाद कितने वोट पड़े इसकी संख्या एजेंट्स को दी जाती है। ईवीएम को स्टोर रूम में लाया जाता है, ताला लगाया जाता है, काउंटिंग के दिन सील तोड़ी जाती है। फॉर्म 7C में भी नंबर मिलाने को कहा जाता है, मिला तो काउंटिंग होती है और 5 वीवीपैट की गिनती भी की जाती है। इतना सब होने के बाद कोई संभावना नहीं बचती। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकता। वायरस और बग का भी कोई सवाल ही नहीं है। चुनाव नतीजों पर वायरस से असर नहीं डाला जा सकता। चुनाव आयोग के इस तर्क में दम है। अगर ईवीएम की आलोचना सिर्फ हार की झेप मिटाने के लिए होती है, ईवीएम पर अगर भरोसा नहीं होता तो विपक्ष चुनाव में ही नहीं उतरता। कहीं ना कहीं उन्हें यकीन है कि तभी तो वो बैलेट पेपर से चुनाव की सिर्फ डिमांड करता है, इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ता। विपक्ष के तमाम सुलझे हुए नेता ईवीएम पर खुलकर भरोसा करते हैं। कौन है ज्ञानेश कुमार? मुख्य चुनाव आयुक्त की रेस में आगे। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन के लिए 17 फरवरी को एक खास मीटिंग होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्ञानेश कुमार का नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहा है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। सर्च पैनल ने 480 से ज्यादा उम्मीदवारों में से 5 नाम जो है वो सुझाए हैं। आइए अब जानते हैं कि सीईसी पद की रेस में सबसे आगे चल रहे ज्ञानेश कुमार हैं कौन। 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार पिछले साल 31 जनवरी को सहकारिता सचिव के पद से रिटायर हुए। कुमार इससे पहले केंद्र में संसदीय मामलों के सचिव भी रह चुके हैं और 2019 में अनुच्छेद 370 के रद्द होने के दौरान गृह मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को तैयार करने में खास भूमिका निभाई। मई 2021 में ज्ञानेश कुमार संसदीय कार्य मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया और बाद में उन्होंने मई 2022 में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव की भूमिका संभाली, जिसकी देखरेख भी अमित शाह करते हैं। साथ ही उन्होंने संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त भार भी अपने पास रखा। सहकारिता मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान ज्ञानेश कुमार ने बहुराज्य सहकारी समितियां अधिनियम 2023 को लागू करने में खास भूमिका निभाई और कुमार ने यूपीए सरकार के दौरान 2007 से 2012 तक रक्षा मंत्रालय में भी संयुक्त सचिव के पद पर काम किया।
27 जनवरी 1964 को उत्तर प्रदेश में जन्मे ज्ञानेश कुमार ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग की और इसके अलावा उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट ऑफ इंडिया से चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस में सर्टिफिकेट हासिल किया। ज्ञानेश कुमार के पिता एक डॉक्टर थे और उनके दादा एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो यहाँ पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त की रेस में फिलहाल ज्ञानेश कुमार सबसे आगे नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा जब 3 सदस्यीय कमेटी का पैनल बैठेगा तो किसके नाम पर मोहर लगाता है। यानी 18 फरवरी के बाद देश को नए मुख्य चुनाव आयुक्त मिलने जा रहे हैं, जिनमें ज्ञानेश कुमार का नाम सबसे आगे है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।